हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दिस इज़ अ क्लास ऑफ पाला आर्ट। इसमें हम लोग पाला आर्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड करके टेलीग्राम को और वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आते हैं। आज हम पाला आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने मौर्य आर्ट के बारे में कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर जाइए, वहाँ पर मौर्य आर्ट के बारे में देख सकते हैं। और वैसे भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों पाला आर्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखो अब पहला आर्ट को समझने से पहले हमें क्या लिखना होता है कि हम आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे उसको, कि अगर एग्जाम में पूछता है तो कैसे लिखेंगे हम। ठीक है ना। कोई भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मेन बॉडी लिखना होता है। लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखना होता है। मतलब ये फॉर्मेट होता है किसी एग्जाम का। ठीक है ना। उसी फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है ना कि हम लोग ऐसे अगर कोई पाला आर्ट के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें हम इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में देखो दोस्तों, इन एंशियंट टाइम्स बिहार वाज द हेवन ऑफ मल्टीपल एंड डाइवर्स रिलीजन रिजल्टिंग इन द फ्लरिशिंग स्टेट ऑफ आर्ट। मतलब क्या है ना कि प्राचीन भारत में अगर देखा जाए, बिहार में कई धर्मों का ओरिजिन हुआ, स्वर्ग था। जैसे क्या है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस सब के बारे में पता ही होगा आपको। जिससे के कारण क्या हुआ ना कि कला में काफ़ी विकास हुआ। ठीक है दोस्तों। तो नीचे वाले जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ऊपर वाला इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो अब जब विकास हो गया तो उसमें देखा जाए तो जो पाला का जो पीरियड था, जो पाला किंगडम था, ठीक है ना, उस पीरियड उस जो किंगडम था उसमें इस आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी बल मिला। काफ़ी वहाँ पर और फ्लरिश हुआ। ठीक है दोस्तों। और बंगाल बंगाल के अगर बिहार के क्षेत्रों में देखा जाए, ठीक है ना, तो पाला जो शासक के तहत पाला कला का विकास सफलतापूर्वक हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ पाला आर्ट सक्सेसफुली टुक प्लेस अंडर द पाला रूलर इन दिस एरिया ऑफ बिहार एंड बंगाल। उसमें बिहार कहाँ था? बंगाल में था। ठीक है ना। हाँ, तो ओके दोस्तों, आते हैं। देखो नालंदा एरियाज देखो, विक्रमशिला एरियाज देखो, उदांतीपुरी देखो, ये सब आपको जो नाम है ना वो लिखना पड़ेगा वहाँ पर। नालंदा, ये सब एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा। तो ये जो एरियाज था ना वहाँ पर पाला आर्ट के बारे में काफ़ी फेमस था। वहाँ पर पाला आर्ट के बहुत सारे आर्ट्स मिले हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब नालंदा, विक्रमशिला एंड उदांतीपुरी जैसे क्षेत्रों में इन गतिविधियों का महान स्थान था। ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अगर पाला आर्ट के बारे में बोले कि पाला आर्ट के बारे में फीचर्स बताएं या और इसका बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है वो बताएं। जो 65th में क्या पूछा था कि पाला आर्ट के बारे में बताएं, उसके फीचर्स को, और उसका बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है उसके बचाएं बताएं। ठीक है दोस्तों। ये डायग्राम आपको याद रखना होगा। ये डायग्राम आपको बनाना है। पाला आर्ट के अगर फीचर्स को देखेंगे, विशेषताएं को देखेंगे, तो उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट दोस्तों है आर्किटेक्चर। ओके। सेकंड है टेराकोटा। ठीक है ना। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग जो ये सब जो बनते हैं ना उनके बारे में, जो महल वगैरह ये सब जो बिल्डिंग सब बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। टेराकोटा मतलब क्या होता है ना कि मिट्टी उट्टी का जो बनते हैं ना, मूर्ति उर्ति या मिट्टी का कोई खिलौना ये सब बन गया, उसके बारे में बोलते हैं टेराकोटा। थर्ड इसका फीचर है पेंटिंग। इसमें है ना पेंटिंग भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। और फोर्थ है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब क्या है? मूर्ति वूर्ति के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आज हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, 2 अगले सेशन में होगा। ओके दोस्तों। इसलिए क्योंकि सेशन बड़ा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है, एग्जाम में भी ऐसे ही डायग्राम बनाना है। इससे क्या होगा कि अच्छा दिखेगा और नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आते हैं, पढ़ते हैं। अब हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? बिल्डिंग उस समय के कैसा था, उस बिल्डिंग के फीचर्स क्या आते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे तो जो पाल वंश था और सेना वंश था, साथ ही में सेना वंश वहाँ भी था। तो क्या है ना कि जो दोनों के जो अंदर 8वीं और 12वीं शताब्दी में पाल इसका जो आर्किटेक्चर है ना इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना। इट इज डेवलप्ड बिटवीन 18th एंड 12th सेंचुरी एडी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाला डायनेस्टी एंड सेना डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब पाला जो थे ना वो जनरली क्या थे? बुद्धिस्ट थे। ठीक है। और सेना जो थे ना वो हिंदुइज्म थे, हिंदूज थे। तो इस आर्ट का अगर देखा जाए तो आर्ट में दोनों रिलीजन का बहुत इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। ठीक है ना। मतलब क्या है कि इस प्रकार वास्तुकला दोनों धर्मों के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। हमने क्या पढ़ा कि जो आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ कब, 18वां से लेके सॉरी 8th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, इसके अंदर हुआ पैट्रोनेज के अंदर पाला और सेना डायनेस्टी के। और पाला क्या था? बुद्धिस्ट था। और सेना क्या था? हिंदू था। तो हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म
कि जो मुख्य जो इन्फ्लुएंस था ना इस आर्ट पर पड़ा, जो रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस था ना इस कला पर पड़ा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका आर्किटेक्चर का हम लोग क्या पढ़ते हैं, फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो फीचर्स पढ़ने से पहले अगर हम पढ़ेंगे उसके फिगर भी देखेंगे। ठीक है ना, तो अगर इसका कोई बिल्डिंग है, कोई आर्किटेक्चर है, कोई बिल्डिंग है, देखा जाए तो उसका ऐसे उसका छत होगा। ठीक है ना, कर्व टाइप का, पहला फीचर वही है। ठीक है दोस्तों, मतलब कर्व एंड स्लोपिंग रूफ, घुमावदार एंड ढलनी वाला, घुमावदार एंड ढलान वाली छत, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंगला रूफ भी बोलते हैं। ये जो टेक्निक है आगे चलकर मुगल के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने इनको क्या करा, अपनाया। मतलब क्या है ना कि घुमावदार और ढलान वाली छत था, जिसको हम बंगला छत भी बोलते हैं, पहला फीचर्स। और बाद में इसको मुगल वास्तुकारों द्वारा अपनाया गया था। ओके दोस्तों, तो हम लोग किसके बारे में फीचर्स पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है उसका फोटो यहाँ पर देखो क्या है, ये आपको ढलान दिख रहा है, ठीक है ना, कर्व है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो कर्व टाइप का, इसको क्या बोला गया है, बंगला रूफ। इसको क्या बोला गया है, बंगला रूफ बोला गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसको बंगला छत भी बोलते हैं। ठीक है ना, पहला फीचर। आते हैं अगला, जो ये बिल्डिंग बना है उसके जो ये सब देख रहे हो, ये ईंट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो सेकेंड फीचर्स इसका, इस आर्किटेक्चर का क्या है दोस्तों, कि जो ईंट जो है ना, ब्रंट जो कच्चा ईंट नहीं है, ईंट पकाया हुआ है, और क्ले दोनों साथ यूज है, जिसको टेराकोटा ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो इस जो प्रमुख जो यहाँ पर बिल्डिंग दिख रहा है, इसको बनाने में क्या हुआ है, क्ले, ठीक है ना, जो मिट्टी बोलते हैं, और पका हुआ ईंट। ठीक है ना, दोनों का प्रिंसिपल मटेरियल था उस समय जो इस आर्किटेक्चर को जो बनाया गया, जो बिल्डिंग सब बनते थे, उसका मुख्य जो मटेरियल था वो क्या था, फ्रंट ब्रिक्स था और मिट्टी थे। ठीक है ना, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि पकी हुई ईंटें थी। ओके दोस्तों, ये प्रमुख निर्माण सामग्री थे। ये हो गया दोस्तों सेकेंड फीचर। आते हैं आगे, अगर आर्किटेक्चर में ही देखो तो बिल्डिंग का हम देख लिए, जिसको बंगला रूफ भी बोलते हैं, जो कर्व क्या है उसका छत होगा। लेकिन अगर हम टेम्पल के बारे में देखते हैं, उस समय की जो मंदिरें बनी थी, हमने क्या पढ़ा कि उसका जो आर्ट का इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों का था, पाला आर्ट पर पड़ा था। ठीक है ना, क्योंकि सेना और पाला दोनों दोनों का इन्फ्लुएंस उस पर पड़ा था, क्योंकि दोनों सिमिलर जगह पर रहते थे। तो उस समय का जो टेम्पल देखा जाए ना, उसका जो शिखर था वो हम देखेंगे पहले कि शिखर क्या होता है। ठीक है ना, पहले देखो कि टेम्पल जो था ना वो लंबा था, बहुत लंबा लंबा टेम्पल होता था। उसका जो शिखर था, शिखर के ऊपर एक अमल्क था। अमल्क अमल्क मतलब होता है कि गोला टाइप का, जस्ट लाइक एक गोला टाइप का होता है शिखर के ऊपर। जैसे शिखर जो होता है ऐसे लंबा होगा, उसके ऊपर गोला टाइप का होगा। तो हम लोग अभी फिगर में देख लेंगे। इस जो उड़ीसा स्कूल जो था, उड़ीसा स्कूल ऑफ जो आर्ट था उसके सिमिलर था। ठीक है दोस्तों, उस टेम्पल के बारे में समझो क्या है। जो टेम्पल था बहुत लंबा लंबा टेम्पल होता था, और उसका जो लंबाई जो है ना उसको शिखर बोलते हैं। देखो अब इसको, देखो अब इसको समझने से पहले देखो, ये जो एरिया है ना, ये जो लंबा वाला, इसको शिखर बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको शिखर बोलते हैं। और ये जो गोला वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला जो छतरी टाइप का दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं अमल्क। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब क्या है कि जो इस कला क्षेत्र में विभिन्न महावीर और इस क्षेत्र में मंदिरों का एक लंबा लंबा मंदिर था। देखो अब मंदिर लंबा है, दिखने में लंबा लग रहा है, लंबा नक्काशीदार शिखर था। शिखर पता लग गया क्या था, जो उड़ीसा स्कूल के सम्मान एक बड़े अमालक द्वारा ताज पहनाया गया था। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गया थर्ड फीचर्स आर्किटेक्चर का। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया आपको, दिस दिस एरिया इज शिखर, जो लंबा सा है, जो ऐसे निकला हुआ है ऊपर, और उसके ऊपर जो गोला जो पोर्शन है डेट इज अमालक। ठीक है ना, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नोट्स दोनों में प्रोवाइड हो रहे हैं आपको। और एग्जाम्पल में देखोगे, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल आपको वहाँ पर लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सिद्धेश्वरा महादेवा टेम्पल इन बराकर, ठीक है ना, टेम्पल अराउंड बिष्णुपुर। तो बिष्णुपुर के आसपास जो टेम्पल जो थे, और जो बराकर में जो टेम्पल मिले हैं, जो प्रसिद्ध टेम्पल है जिसका नाम है सिद्धेश्वरा महादेवा टेम्पल, तो वो सब देखोगे तो उसका जो डिजाइन है ना, उसका जो डिजाइन है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वही है कि यही लंबा है,
लंबा जो एरिया है टेम्पल, एक तो हाइट टेम्पल का ज़्यादा होगा, जो एरिया लंबा गया है उसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। ऊपर जो है जो छतरी टाइप का उसको अमलक बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आते हैं आगे। अगर इस आर्किटेक्चरल आर्ट में देखेंगे तो महावीरा भी बहुत सारा, वेरियस महाविहार, ठीक है ना, हम लोग पढ़ाते हैं विहार क्या पढ़े थे, महाविहार, स्तूप, चैत्या, टेम्पल, ठीक है ना, फोर्ट्स, ये सब काफ़ी बने, ठीक है ना। इस पीरियड में ये सब काफ़ी बने, मतलब क्या है ना कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में विभिन्न महावीर, सॉरी, महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर और किलों का निर्माण बहुत ही ज़्यादा किया गया, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। एमंग द वेरियस महाविहार, ठीक है ना, जो महाविहार सब थे उसका जो क्रेडिट है जो कंस्ट्रक्शन का जो बना, ठीक है ना, वो कहाँ पर जनरली दिखा, तो वो कहाँ पर देखा हमें, वेदांतीपुरी में दिखा, नालंदा वाला एरिया में दिखा, विक्रमशिला में दिखा, ठीक है ना, और सोमापुर डिस्ट्रिक्ट में दिखा। तो ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, वहाँ पर आपको लिखना होगा ये सब, ठीक है ना। तो जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हमें क्या मिला था कि जो टेम्पल पढ़ लिए, वहाँ का बिल्डिंग पढ़ लिए, उसके फीचर्स पढ़ लिए, उसके अलावा महाविहार, स्तूप, चैत्य, टेम्पल्स, किला, ये सब भी वहाँ पाल काल में बनाया गया, पाला किंगडम ने बनवाया, ठीक है ना। वो कहाँ पर बनवाया, वेदांतीपुरी में बनवाया, नालंदा में बनवाया, विक्रमशिला में बनाया, सोमापुर में बनाया, ठीक है ना। और जो रूरल थे ना, जो पाला रूरल के जो दो फेमस रूरल थे, इसका नाम था धर्मपाल और देवपाल। इन दोनों के पीरियड में है ना काफ़ी कुछ बना, ठीक है ना। तो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दिस रूरल, ठीक है। विभिन्न महाविहारों में वेदांतीपुरी, नालंदा, विक्रमशिला और सोमापुर में विहारों का निर्माण का श्रेय पाला शासक धर्मपाल और देवपाल की कलात्मक प्रवृत्ति को जाता है, ठीक है दोस्तों। आते हैं आगे। उस समय एक रूरल थे जो पाल डायनेस्टी का, जिसका नाम था महिपाल। महिपाल ने काशी में सैकड़ों भवन और मंदिर बनवाए थे, ठीक है ना दोस्तों। और रामपाल ने एक शहर बनवाया जिनका नाम रखा रामावती, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना होगा, क्या है दोस्तों, रामावती, ठीक है ना। और उस शहर में बहुत सारे टेम्पल बनवाए गए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। महिपाल ने काशी में सैकड़ों भवन और मंदिर बनवाए थे। रामपाल ने ये महिपाल का हो गया, ठीक है ना। और रामपाल ने एक शहर बनाया, रामपाल फाउंडेड अ टाउन, ठीक है ना, उसका नाम क्या रखा, रामावती, ठीक है ना। ओके, और इन नए शहर में उनके द्वारा कई इमारतें और मंदिर बनवाए गए, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। धर्मपाल, जो धर्मपाल थे, उन्होंने क्या करा, विक्रमशिला महाविहारा को इस्टेब्लिश किया, ठीक है ना। एंड सेवरल लेक्चरल हॉल वेर बिल्ट। द रिमेन ऑफ विक्रमशिला महाविहारा स्पीक ऑफ द फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द पाला पीरियड। मतलब क्या है ना कि धर्मपाल ने क्या करा, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की और कई जो क्या बनाए, लेक्चरर हॉल बनाए, ठीक है ना। और विक्रमशिला महाविहार के अवशेष पाला काल का वास्तुकला की विशेषताओं का बात करता है, ठीक है ना। जो विक्रमशिला महाविहारा था, इसका फोटो देख लो पहले। ये क्या है, देखो विक्रमशिला महाविहारा, देखो फोटो यहाँ पर। फोटो इसलिए है कि आपको याद रहे ये सब, ठीक है ना, इमेजिनेशन आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा फोटो, तो आपको याद रहेगा। ये क्या, जो विक्रमशिला महाविहारा जो है, किसने बनवाया, धर्मपाल ने स्टेब्लिश करा, ठीक है ना। ये क्या बताता है, उस समय का जो आर्किटेक्चर जो था, उसके जो फीचर्स था उसको बताता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब उसके अलावा अगर देखें तो जो कहलगांव में गुफा मंदिर मिला है, जिसको केव टेम्पल भी बोलते हैं, टेम्पल भी बोलते हैं। गया में जो विष्णुपद मंदिर है, ठीक है ना दोस्तों, गया में क्या है, विष्णुपद मंदिर है। और उसके जो अर्ध मंडप है, सूरजगढ़ में है, सूरजगढ़ में भी मंदिर मिले हैं। तो ये सब क्या है, पाला आर्ट के आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, इस सबको मेंशन करना पड़ेगा आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा आंसर, सिंपल क्वेश्चन होता है और हमेशा फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिसाइड द केव टेम्पल ऑफ कहलगांव, विष्णुपद टेम्पल एट गया एंड इट्स अर्थ मंडप, सूरजगढ़ एटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ पाला आर्ट। इसके अलावा कहलगांव की गुफा मंदिर, गया में विष्णुपद मंदिर और इसके अर्थ मंडप सूरजगढ़ आदि पाला काल के उदाहरण है। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा, आर्किटेक्चर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्कल्पचर, ठीक है ना। स्कल्पचर मतलब क्या होता है, एक मूर्ति होता है, ठीक है ना। वो अब इसलिए फेमस था ना पाला पाला आर्ट, कि उस समय है ना ब्रोंज स्कल्पचर काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी जो स्कल्पचर मिले ना वो ब्रोंज का काफ़ी था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, फोटो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो मूर्ति कला की परंपरा ने पाला के शासन काल में एक नई ऊंचाई प्राप्त की। द ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट हैड अटेंड न्यू हाइट अंडर द रेन ऑफ पाला, ठीक है ना।
मतलब ब्रोंज का स्कल्पचर बहुत सारा बना था, इसलिए एक अलग ही इसका मतलब रेलिवेंस निकल के आया, अलग ही इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर में। देखो अब एग्जांपल देखो, ये सब किसका है, सारे ब्रोंज स्कल्पचर है, दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, दिख गया दोस्तों। आते हैं आगे, तो जो स्कल्पचर बनवाया गया, ठीक है ना, ब्रोंज के अलावा वहाँ पर पत्थर भी इस्तेमाल होते थे, पत्थर के भी स्कल्पचर बनाए जाते थे, ठीक है ना, लेकिन ब्रोंज के लिए काफ़ी फेमस थे उस समय। एक धीमन जो थे, धीमन और उसके जो बेटे थे जिनका नाम है वीथपाल, उनको कंसिडर्ड कहा जाता है फादर ऑफ आर्ट ऑफ ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है दोस्तों। तो पाला आर्ट में स्कल्पचर था, ब्रोंज के लिए फेमस था, मतलब ये नहीं, लेकिन साथ साथ ही स्टोन का ही बनाया जाता था। तो पत्थर और कांसों, ब्रोंज मतलब कांस होता है, कांसे की मूर्तियां का निर्माण विशेष रूप से बड़ी संख्या में किया गया था, ठीक है दोस्तों। धीमन और उसके बेटे बेथपाल को कांस्य मूर्ति कला की कला का जनक माना जाता है, मतलब बोथ आर नोन एज द फादर ऑफ आर्ट्स ऑफ ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है दोस्तों। ब्रोंज स्कल्पचर देखो कैसे है, एक कांच से बना गया है, एक मूर्ति बनाया गया है, ठीक है ना। स्कल्पचर मतलब क्या होता है, मूर्ति, यहाँ पे हिंदी बच्चों के लिए मूर्ति हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, द स्कल्पचर आर्ट ऑफ पाला पीरियड इज फेमस एज ए ईस्टर्न स्टाइल ऑफ मेडिवल स्ट्रक्चर। मतलब जो पाला एरिया का जो आप रीजन देखोगे, तो ये भारत हो गया, तो जो ये एरिया है ना वो ईस्टर्न वाला है, तो यहीं पर हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। बिहार हुआ, बंगाल हुआ, तो इस स्कल्पचर को ईस्टर्न स्टाइल भी बोला जाता था, ठीक है ना। पाला काल की शिल्प कला मध्यकालीन संरचना की पूर्व शैली के एक रूप में प्रसिद्ध है, ओके दोस्तों। आगे आते हैं, अब देखो जो ब्रोंज स्कल्पचर बना था, ठीक है ना, उसका बनाने का टेक्निक था, जैसे इफ यू सी द मैप, फोटो, अगर फोटो देखोगे तो ब्रोंज से बना हुआ है। सोचो ये जो टेक्निक, कितना अच्छा टेक्निक यूज किया गया होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये सामने वाला देखो, ठीक है। तो बोल रहा है कि पाल पाल काल की शिल्प कला मध्यकालीन संरचना के, नहीं नहीं, ये तो हो गया था। बोल रहा है कि इस काल की कांस्य मूर्ति कला रंगों में डाली गई थी। गया के पास नालंदा और कुकरीहार में ऐसी मूर्तियां मिली। मतलब जो ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ दिस पीरियड वर कास्टेड इन डाइस, मतलब रंग में डाल के बनाया जाता था। और वो स्कल्पचर कहाँ मिला था, नालंदा और कुकरीहर में मिला था। कहाँ नालंदा कुकरीहर है दोस्तों, वो गया के पास है, नालंदा एंड कुकरीहर। आपको ये सब नाम याद होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पता लगेगा कि हाँ बिहार के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है दोस्तों। और अगर 65वां में क्या पूछ दिया था, इन्फ्लुएंस ऑन बुद्धिज्म, तो आप देखोगे जो पाला आर्ट का जो इन्फ्लुएंस था, वो किस रिलीजन के का इन्फ्लुएंस पाला आर्ट पर पड़ा था, बुद्धिज्म का पड़ा था और हिंदुइज्म का पड़ा था, क्योंकि पाला और सेना दोनों का इन्फ्लुएंस पड़ा था। तो पाला बुद्धिस्ट थे और सेना हिंदुइज्म था। तो 65वां में ही पूछ दिया था कि विथ स्पेशल रेफरेंस टू बुद्धिज्म, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, अब देखो, अब यहाँ पर बुद्धिज्म का रेलिवेंस आपको मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर ऑफ दिस पीरियड ड्रू देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम बुद्धिज्म, मोस्ट ऑफ देम फाउंड रिलेटेड टू द लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना। मतलब हिंदी में अगर देखो तो इस काल की अधिकांश मूर्तियाँ, ठीक है ना दोस्तों, बौद्ध धर्म से अपनी प्रेरणा प्राप्त की है। उनमें से अधिकांश भगवान बुद्ध से संबंधित पाए गए हैं। तो डेट इज द रेलिवेंस ऑफ बुद्धिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन दिस आर्ट, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। अपार्ट फ्रॉम द बुद्धा, ए स्कल्पचर ऑफ द गॉड एंड गॉडेस ऑफ हिंदू धर्म लाइक विष्णु, बलराम, सूर्य, गणेश वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। हमने आपको क्या बोला था कि जो पाला आर्ट है, इस पर किसका किसका इन्फ्लुएंस पड़ा था, पाला किंगडम का और सेना किंगडम का। तो सेना किंगडम क्या था, हिंदुइज्म था, हिंदू थे। तो जब हिंदू होगा तो हिंदू गॉड का तो इन्फ्लुएंस पड़ेगा ही। तो देखा जाए तो बुद्ध के अलावा भगवान की मूर्तियाँ और विष्णु, भगवान की मूर्तियों में कौन कौन थे, विष्णु, बलराम, सूर्य, गणेश जैसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां का भी निर्माण किया गया था उस समय। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। द लार्जेस्ट ऑफ दिस आइडल्स, जितना भी हम स्कल्पचर देख रहे हैं पाला आर्ट में, ठीक है ना, उसमें से सबसे बड़ा कहाँ पर मिला था हमें, सुल्तानगढ़। सुल्तानगढ़ कहाँ है दोस्तों, भागलपुर में है। विच इज बीइंग शोकेस्ड एट ब्रिमिंगम म्यूजियम, ये कहाँ है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ा जो मूर्ति मिला हमें, जो आइडल मिला, ठीक है ना, वो कहाँ से मिला, सुल्तानगढ़, भागलपुर से। वो कहाँ रखा गया, अभी यूके के जो ब्रिमिंगम जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है ब्रिमिंगम का, वहाँ पर इसको डाला गया दोस्तों, ठीक है ना। तो जो मिला जो आइडल्स, उसको क्या बोलते हैं, सुल्तान बुद्धा ऑफ सुल्तानपुर, सुल्तानगढ़, ठीक है ना। देखो ये है बुद्धा ऑफ सुल्तानगढ़, जो सुल्तानगढ़ एरिया था वहाँ से मिला था। देखो कितने बढ़िया तरीके से स्कल्पचर को, मूर्ति को बनाया गया है, वो भी किससे, ब्रोंज से बनाया गया है, ये मिट्टी का नहीं है,
या स्टोन का नहीं है, ब्रोंज का है। और इसको क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ले जाकर वहाँ के म्यूजियम में, यूके के म्यूजियम में डाल दिया। तो आपको ये नाम डालना होगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब पाला स्कल्पचर ऑल्सो प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन स्कल्पचर। दीज आर मेड ऑफ ब्लैक बसाल्ट स्टोन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सांथल परगना ऑफ द मुंगेर। अब देखो, अब समझो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि हमने क्या बनाया था, स्कल्पचर बताया था। तो स्कल्पचर में क्या हुआ कि ब्रोंज स्कल्पचर के लिए काफ़ी फेमस था, लेकिन साथ साथ हमने क्या करा था कि यहाँ पर स्टोन का भी पत्थर के भी क्या बने थे, मूर्ति बनाया गया था। मतलब जो पाला मूर्ति कला जो था उसमें पत्थर का भी मूर्तियाँ बनाया गया था, ठीक है ना। तो जो पत्थर का जो मूर्तियाँ जो था, तो पत्थर कौन से इस्तेमाल होते थे, तो उसका नाम आपको मेंशन करना होगा कि ब्लैक बसाल्ट स्टोन, काले बेसाल्ट पत्थर यूज हुआ करता था, ठीक है ना। और ये पत्थर कहाँ से लिया जाता था दोस्तों, सांथल परगना से, ठीक है ना। सांथल परगना और मुंगेर का जो एरिया है वहाँ से इस पत्थर को प्राप्त किए जाते थे। ओके दोस्तों, आते हैं आगे। देखो, अब पहले हमने क्या करा, ब्रोंज स्कल्पचर देखा। अब हमने क्या करा, ये स्टोन स्कल्पचर देखा, जो ब्लैक बसाल्ट रॉक से बना है, स्टोन से बना है, काले कलर का है, ठीक है ना। ये क्या है, बूथा है, ठीक है ना, काले कलर का है, ब्लैक बसाल्ट रॉक से बना है दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखोगे इस सब में जो जो ये ये जो स्टोन वाला जो मूर्ति कला था, इसमें अगर देखोगे तो कोई भी जो फोटो मिलेगा ना आपको, उसमें जो फ्रंटल पार्ट है ना वो आपको दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। फ्रंटल पार्ट दिखेगा, पीछे वाला पार्ट इसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो जनरली ओनली फ्रंटल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैव बीन शोन इन दिस स्कल्पचर। These are mainly ornamented with ornaments. All these reflect the architectural maturity of the artist in this period. अब हिंदी में देखो, देखो क्या हुआ था, आमतौर पर मानव का जो शरीर मिला था ना, वो केवल फ्रंटल पार्ट, सामने वाला भागों को दिखाया गया था, पीछे वाले भागों को नहीं दिखाया गया था। और जो सामने वाला भाग था ना, उसको है ना आभूषण जो होता है, ज्वेलरी होता है, ऑर्नामेंट्स होता है, उससे ना सजाया गया था, ठीक है। इस सभी को, इस काल के वास्तविक मतलब जो मैच्योरिटी है उस समय का जो लेवल था आर्ट्स का, उसको दर्शाया गया है इस सब से देखकर, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब यहाँ पर फ्रंटल पार्ट है, ठीक है, फ्रंटल पार्ट है, दिख गया आपको। बैक पार्ट नहीं दिखेगा कहीं भी, इसमें बैक पार्ट नहीं दिखेगा। अब देखो ये जो सजावट जो हुआ है यहाँ पर, देखो ये जो एरिया है, ऑर्नामेंट्स से सब जो है, ज्वेलरी आभूषण है, तो ये एरिया से सजा के इस मूर्ति को बनाया गया है। दैट इज कमेंडेबल, काफ़ी तारीफ करने योग्य है। उस समय के जो आर्ट्स थे, जो कारीगर थे, की जो स्किल्स का दाद देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। तो अब क्या हुआ ना कि इस स्कल्पचर पर आगे जाकर तांत्रिज्म का, जो तांत्रिक होते हैं ना, जादू मंत्र जो करते हैं, उसका प्रभाव पड़ा स्कल्पचर पर। अब ऐसे भी स्कल्पचर में मूर्ति ऐसे ऐसे देखा गया जिसमें तांत्रिज्म का भी प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। मतलब जो मंत्र उंत्र, जो तांत्रिक उंत्रिक जो होते हैं, उनका प्रभाव पड़ा। इसके कारण भगवान की मूर्ति को मादा जानवर शब्द की तरह अलग अलग स्पर्श दिए गए, ठीक है ना। अब भगवान के मूर्ति मूर्ति में जानवर का मूर्ति लगा दिया गया, जानवर का फोटो लगा दिया गया, ठीक है। और मूर्ति को मादा जानवर ऐसे ऐसे अलग अलग शब्द दिए गए। मतलब क्या है कि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ तांत्रिसिज्म, द स्कल्पचर ऑफ द गॉड वेयर गिवन डिफरेंट टचेज ऑफ द फीमेल एनिमल्स वर्ड विच लेड टू द ओपिनियन ऑफ डिसलाइक अमॉन्ग द सेवरल आर्ट क्रिटिक्स। मतलब क्या है ना कि स्कल्पचर आ रहा था, लेकिन जब तांत्रिसिज्म आया, जादू मंत्र का जो समय आया, उसका भी इन्फ्लुएंस इस कला पर पड़ा। इसके तहत क्या हुआ कि जो बनाने का, जो मूर्ति बनाने का जो तरीका था, उसमें अलग अलग प्रभाव पड़े। जैसे कि क्या है ना कि उसमें जानवर उनवर का फोटो बना दिया जाता था मूर्ति के साथ साथ, जिसके कारण क्या हुआ कि इसको क्रिटिसाइज किया गया, मतलब आलोचना किया गया, ठीक है ना। इसको नापसंद किया गया। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि शक्ल कुछ और है, दानव जैसा, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर देखो एरिया में, तो जिसके कारण क्या हुआ, इसका क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ना कि आज हम लोग क्या पढ़े थे, आज हम लोग दो टॉपिक, मतलब अगर हम इसको पैक करके देखें तो हमने क्या करा कि अगर पाला के जो फीचर्स को देखोगे, उसको तो उसको चार भागों में बांटा गया, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग एंड टेराकोटा। हमने क्या करा दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लिया अच्छे से, इसके बारे में पढ़ लिया, स्कल्पचर के बारे में। और हम ये दोनों अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ना कि अगर यहाँ तक पढ़ लिया, अगर इसका आप
लिंक अगर इसका पीडीएफ चाहना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आया हो इस लेक्चर तो अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू। का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।